A very good morning to all of you. द कॉमर्स एकेडमी का इनकम टैक्स क्लासेस सीरीज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था डिविडेंड, टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड, डीम्ड डिविडेंड एटसेट्रा। आज अपन शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज योर पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, राइट। तो उसके बाद अपन डिडक्शन चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फॉलोड बाय दैट जो भी और छोटा छोटा टॉपिक होगा उससे कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा टेक्निकल टच टॉपिक है जहाँ पे थोड़ा दिक्कत आता है, तो पहले उससे अपन कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए आप लोगों को सब पता होगा, अकाउंट्स में हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ योर पीएल अकाउंट, जिसमें हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करते हैं ऑफ एन एंटिटी का, राइट। तो पीएल अकाउंट में बेसिकली क्या होता है, पीएल अकाउंट में बेसिकली बाय साइड में जितना भी इनकम है हम लेते हैं, एंड टू साइड में जितना ही एक्सपेंसेस है उससे कवर करते हैं। तो पीजीबीपी में अपन कवर करेंगे जो भी इनकम पीएल अकाउंट को क्रेडिट होगा, पीएल अकाउंट में कंसीडर जाएगा, दैट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 28 एंड 41, राइट। जो भी एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट में हम लेंगे दैट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 32 37, राइट। यहाँ पे जो आपका डिफरेंट आता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, जो भी आपका नेट प्रॉफिट आता है उससे अपन क्या कहेंगे, प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, राइट। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन से इतना हमारा प्रॉफिट आया। बेसिकली सर अपन लोग तो अकाउंट्स में तो पीएल अकाउंट बनाते हैं, तो क्या वहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आता है उससे कंसीडर नहीं करेंगे? जी नहीं। ध्यान दीजिए, जो भी अपन प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ पीजीबीपी, दैट विल बी कैलकुलेटेड एज पर द इनकम टैक्स लॉ। हम अकाउंट्स में जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं वो एज पर कंपनी एक्ट 2013 अपन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे टैक्सेशन के लिए अपन को और एक बार पीएल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ एक्सपेंसेस है जिनको अकाउंट में तो हम ले जाते हैं लेकिन टैक्सेशन में वो अलाउड नहीं है, राइट। सर अपन क्यों ये पीएल अकाउंट दोबारा तैयार करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ इनकम है जो अकाउंट्स में अलाउड होता है लेकिन पीएल में टैक्सेशन के लिए अलाउड नहीं होता है। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए पीएल अकाउंट में हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट लेते हैं, राइट। आपको याद होगा जब अपन पीएल अकाउंट बनाते थे अकाउंट्स में, तो डेबिट साइड में हम क्या लेते थे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। लेकिन इनकम टैक्स में ये बोला जाता है जब तक ये डाउट कॉन्फर्म नहीं होगा तब तक उसे अपन अलाउ नहीं करेंगे। दैट मीन्स जो भी आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट होगा उससे अपन इनकम टैक्स में कंसीडर नहीं करेंगे आज ए एक्सपेंसेस और आज ए लॉसेस। जब ये कॉन्फर्म बैड डेट हो जाएगा तब ये इनकम टैक्स में अलाउ होगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी हम बोनस लेते हैं, ध्यान दीजिए, जो भी आपका क्या आ जाता है पीएल अकाउंट में टू साइड में, दैट इज योर बोनस। बोनस जब भी अलाउड होता है अकाउंट में हम क्या करते हैं, पीएल अकाउंट में डेबिट साइड ले जाते हैं, लेकिन इनकम टैक्स लॉ में जो भी अपन पीएल अकाउंट बनाएंगे वहां पे बोनस जब तक कैश में पेमेंट नहीं होगा तब तक हम क्या नहीं करेंगे, उसे एक्सपेंसेस नहीं लेंगे। तो मैं एक लाइन में ये बताना चाहूंगा, देयर आर सर्टेन इनकम एंड सर्टेन एक्सपेंसेस which are not allowed by the tax laws, right। ऐसे कुछ इनकम एंड लॉसेस है जो कि टैक्स में अलाउड नहीं है, दैट इज डिस अलाउड है। तो क्या अपन क्या करेंगे, पीजीबी नेट प्रॉफिट
फॉर द पर्पज ऑफ पीजीबीपी के लिए हमको दोबारा पीएल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं आपको और एक एग्जांपल लेता हूं। आपको पता होगा, मान लीजिए हमने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया जिसका कॉस्ट है 1 लाख रुपीज, राइट 1 लाख रुपीज। तो मान लीजिए एसएलएम में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। तो रोज हर ईयर हम क्या करेंगे, पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन के नाम पर 10,000 रुपीज क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन इनकम टैक्स में ये बोला जाता है अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो आपको 100% और 150% डिडक्शन मिल जाएगा। जब अपन पढ़ेंगे सेक्शन 35, वहां पे एक चैप्टर आएगा आपका साइंटिफिक रिसर्च, वहां पे आपको बताया गया होगा अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट एक्वायर कर रहे हो, जिस ईयर में अपन एक्वायर करेंगे, परचेस करेंगे, उस ईयर में आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। तो हमारे एग्जाम्पल में क्या होगा, हमारे एग्जाम्पल में ये होगा जो पीएल में हम अकाउंट्स में हम पीएल अकाउंट बनाए होंगे तो वहां पे टू डेप्रिसिएशन बोलकर 10,000 रुपीज लेंगे, राइट। लेकिन टैक्स में यहाँ पे जो पीएल अकाउंट होगा टू डेप्रिसिएशन के नाम पर 1 लाख रुपया जाएगा, राइट। दैट इज 100% डिडक्शन मिल जाएगा। इसीलिए these are the expenses which are allowed in by the income tax law but not allowed in the your company act or in your accounting laws, right. That's why we have to prepare a separate PL account for the purpose of calculating net profit or net loss under the head of PGBP। पीजीबीपी के लिए अपन को और एक बार प्रॉफिट लॉस अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स में कैलकुलेट हो रहा है वो इनकम टैक्स वाला कंसीडर नहीं करेंगे। सर कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस और सर्टेन इनकम व्हिच आर नॉट अलाउड इन द by the income taxes laws, although they are allowed in accounting, right. That's why we have to prepare a separate profit loss account for the purpose of calculating net profit or net loss under the head of PGBP। ये अपन बेसिक फंडा ये शुरू करेंगे, राइट। जहां पे पीएल अकाउंट में कैसे हम बनाएंगे, पीएल अकाउंट में जो भी इनकम साइड में जाएगा दैट विल बी एज पर योर सेक्शन 28 एंड एज पर योर सेक्शन 41। एंड जो भी अपन यहाँ पे एक्सपेंसेस लेंगे डेबिट साइड में दैट विल बी एज पर योर सेक्शन 30 टू सेक्शन 37, राइट। तो डिफरेंस यहाँ पे जो भी आ जाएगा आपको उसको हम क्या बताएंगे, नेट प्रॉफिट बताएंगे, जो कि एज पर इनकम टैक्स लॉ दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। तो चलिए, जैसे कि अपन कैपिटल गेन में पहले से शुरू किया था चार्जिंग सेक्शन से, तो पीजीबीपी के लिए यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन है आपका सेक्शन 28, राइट। चार्जिंग सेक्शन है दैट इज योर सेक्शन 28, ओके। तो 28 के हिसाब से जो इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा वो दे रखा है, राइट। तो चलिए अपन शुरू करते हैं, दैट इज योर सेक्शन 28। यहां पे आपको बोला गया है एनी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन विल बी टैक्सेबल अंडर द पीजीबीपी ड्यूरिंग एनी टाइम ड्यूरिंग ए प्रीवियस ईयर। इसका मतलब ये है, मान लीजिए कोई प्रीवियस ईयर में आपने जो भी इनकम, जो भी प्रॉफिट अर्न किए हैं ड्यूरिंग दैट ईयर विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। ये सेक्शन 28 का पहला सबसेक्शन का लाइन है, राइट। उसके बाद ये बोलता है इन केस ऑफ योर एक्सपोर्ट केस में आपको जो भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, राइट, ड्यूटी एग्जेम्पशन पासबुक के हिसाब से
ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। जब अपन कस्टम लॉ पढ़ेंगे वहां पे हम पढ़ेंगे देयर आर सर्टेन केसेस वेयर ड्यूटी ड्रॉबैक आर अलाउड टू द असेसी टू द इंपोर्टर। ड्यूटी ड्रॉबैक मीन्स आप इंपोर्ट टाइम पे जो भी इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रखा है उसे अपन क्या कर लेंगे, रिफंड ले जाएंगे, गवर्नमेंट से रिफंड ले जाएंगे। दैट मीन्स गवर्नमेंट हमको रिफंड कर देगा अगर उसी इंपोर्टेड गुड्स को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, ड्यूटी ड्रॉबैक। दिस इज सिमिलर टू योर ITC ऑफ GST, राइट, ITC ऑफ GST में अपन जो पढ़ रहे थे इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट ड्यूटी ड्रॉबैक इज सिमिलर टू ITC। तो यहाँ पे ये बता रखा है एक्सपोर्ट केस में जो भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है बाय द गवर्नमेंट वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड ऑफ PGBP, राइट। सर ड्यूटी ड्रॉबैक गवर्नमेंट क्यों देता है, ध्यान दीजिए, अपन ड्यूटी ड्रॉबैक तब मिलता है जब अपन क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ये एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगा, तो हमारा इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम लाया है और आपका क्या लाया है, ड्यूटी एग्जेम्पशन पासबुक के हिसाब से ड्यूटी ड्रॉबैक आपको दे देगा। दैट मीन्स ड्यूटी आपको रिफंड कर देगा। मैंने आपको क्या बताया, एक्सपोर्ट केस में ड्यूटी ड्रॉबैक होता है। सर क्या हर केस में ड्यूटी ड्रॉबैक होता है, नहीं 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 नहीं। जैसे कि अपन ने पढ़ा था ITC में देयर आर सर्टेन कंडीशन टू क्लेमिंग द ITC अंडर GST, ऐसे ही देयर आर सर्टेन कंडीशन, अगर आप उसको सेटिस्फाई कर लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। आप अपन को ड्यूटी ड्रॉबैक मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, PGBP अंडर PGBP हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। दिस इज ए काइंड ऑफ इंसेंटिव अलाउड बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट, राइट। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, टू प्रोमोट एक्सपोर्ट एंड कंट्रोल इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एंड इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन दैट इज 50% वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट बाय ए बिजनेस मैन कैन बी इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब ये है आपको क्या करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप एक्सपोर्ट करेंगे उसका 50% वैल्यू, मैक्सिमम 50% वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। 50% से ज़्यादा आप क्या नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए एक TCL लिमिटेड है जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है 100 करोड़ रुपीज, राइट। इन दैट केस TCL लिमिटेड is eligible to get import or imported goods from outside India, that is your max to max 50 करोड़ रुपीज, राइट। यहाँ पे मान लीजिए TCA ने क्या किया, मान लीजिए TCA ने सेल कर रहा है 100 करोड़ रुपया का, तो मान लीजिए TCA ने क्या किया, ओनली 30 करोड़ रुपया गुड्स का इंपोर्ट किया। इन दैट केस TCA लिमिटेड हैज ऑप्शन टू व्हाट, to sell the license to any other person for import the goods amounting rupees 20 crore। TCA लिमिटेड ये कर सकता है क्योंकि उनका लिमिट तो 50 करोड़ तक है, ये बैलेंस 20 करोड़ इंपोर्ट करने के लिए किसी को लाइसेंस बेच सकता है। मान लीजिए TCA ने क्या कर दिया, ये लाइसेंस को किस दूसरे बंदे को बेच दिया। मान लीजिए आपका कोई क्या था, मान लीजिए टाइटन लिमिटेड कोई था, मान लीजिए कोई एक्स लिमिटेड था, उससे सेल कर दिया, तो एक्स लिमिटेड ने 20 लाख रुपीस किसको दिया, TCA लिमिटेड को दिया। देन ये 20 लाख रुपीस क्या हो जाएगा, PGBP हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। मैंने आपको क्या बताया,
मैंने आपको क्या बताया, जो भी आपका क्या होगा, इंपोर्टेड गुड्स होगा, वो मैक्सिमम कितना होगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा आपका 50% ऑफ द एक्सपोर्टेड वैल्यू। आप जितना एक्सपोर्टेड करेंगे मैक्सिमम उतना 50% आप इंपोर्ट करेंगे। इन दैट केस आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, राइट। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए कोई टीसीए लिमिटेड था जो कि 100 करोड़ रुपया का एक्सपोर्ट कर रहा था, तो इन दैट केस टीसीए लिमिटेड का इंपोर्ट करने का कैपेबिलिटी कितना है, 50 करोड़ रुपया है। मान लीजिए टीसीए लिमिटेड का 20 करोड़ इंपोर्ट होने से वो काम चल जाएगा। वो इन दैट केस टीसीए लिमिटेड क्या कर सकता है, जो बैलेंस 30 करोड़ इंपोर्ट करने का बैलेंस है वो दूसरे बंदे को बेच सकता है। अगर ये लाइसेंस किसको बेच दिया, वहां से कितना मान लीजिए 10 लाख रुपीज या 20 लाख रुपीज मिल रहा है थर्ड पार्टी से, तो ये क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। ओके, तो थर्ड पॉइंट चलिए आगे। थर्ड पॉइंट आता है आपका एनी गिफ्ट और परक्यूजाइट बेनिफिट ड्यू टू द बिजनेस प्रोफेशन देन इट इज टैक्सेबल अंडर द पीजीबीपी। याद कीजिए, मैंने आपको जब पढ़ा रहा था टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, वहां पे आपको एक चीज बताया था, अगर गिफ्ट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो रहा है तो ये टैक्सेबल होगा आपका सैलरी हेड में। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन को कोई क्लाइंट गिफ्ट देता है, तो इन दैट केस सच अमाउंट ऑफ गिफ्ट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। मैंने आपको ये चीज बताया था। तो जो भी गिफ्ट एंड परक्यूजाइट या बेनिफिट हमने बिजनेस प्रोफेशन से रिसीव कर रहे हैं, तो ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए टीसीए एंड को एक टीसीए एंड को एक प्रैक्टिसिंग सीए फार्म था, कोई क्लाइंट का एक लोन सैंक्शन कर दिया, तो वहाँ उसका बैलेंस शीट ऑडिट कर दिया, तो क्या हुआ, तो मान लीजिए वो क्लाइंट खुशी होकर 5 लाख का एक गोल्ड दे दिया, किसको, टीसीए एंड को दे दिया। इन दैट केस ये जो 5 लाख रुपया गिफ्ट मिला टीसीए को, ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी बता रखा है, राइट। उसके बाद मान लीजिए कोई फार्म पार्टनर को दे रहा है, मान लीजिए कोई फार्म है, टीसीए एंड को एक फार्म है जो कि पार्टनर है, मान लीजिए कोई एके है, बीके है, सीके है, दे आर द 3 फार्म ऑफ टीसीए एंड को। इन दैट केस मान लीजिए फार्म कुछ भी दे रहा है पार्टनर को, तो ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। सर यहाँ कुछ भी मतलब क्या है, मान लीजिए फार्म पार्टनर को कुछ सैलरी दे रहा है, बोनस दे रहा है, रेम्यूनरेशन दे रहा है एंड इंटरेस्ट ऑन एनी कैपिटल दे रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, फार्म ने अगर कुछ पार्टनर को दे रहा है तो ये कहां पे टैक्सेबल होगा, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, राइट। चलिए उसके बाद आपका आता है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज योर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट इज योर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट। ये वाला देखिए, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब है, की मैन मीन्स जो कि आपका एक क्या है पर्सन, आप बिजनेस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। जैसे कि मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के केस में जो आपका मुकेश भाई है ना, वो क्या है, की मैन टू रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। मान लीजिए मुकेश भाई के लिए कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी आरआईएल ले रहा है, तो क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है, की मैन मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इफ एनीथिंग हैपन टू सच पर्सन देन इट विल बी लॉस टू बिजनेस। अगर ये बंदा को कुछ हो जाता है तो हमारा बिजनेस को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, राइट। बिजनेस को लॉस नहीं होने के लिए इंश्योरेंस इज टेकन, ये बिजनेस को किसी भी तरह लॉस ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट। ये जो LIC प्रीमियम अपन दे रहे हैं, ये मैच्योरिटी
जो आपको वैल्यू मिलेगा दैट विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(10)(1). दैट विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(101) में ये क्या हो जाएगा, आपको एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। 10(10)(101) में ये दे रखा है आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम केस में मैच्योरिटी में आपको जो भी वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो इस सेक्शन को यूज करके हमारा जो बिजनेसमैन थे वो लॉ का धज्जियां उड़ा रहे थे, क्योंकि वो अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर रहे थे, पीपुल आर प्लानिंग अकॉर्डिंगली। तो ये क्या कर रहे थे, की मैन इंश्योरेंस के लिए पॉलिसी ले रहे थे। मान लीजिए मैच्योरिटी में कोई वैल्यू आ जाता है, वो क्या होगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। क्योंकि पहले तो ये हो जाएगा प्रीमियम पीएल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, डिडक्शन वैल्यू फुल का फुल मिल जाएगा, एंड मैच्योरिटी में जो भी वैल्यू मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा, राइट। तो क्या हुआ, लॉ मेकर ने ये कर दिया, ने 4 जगह क्या कर दिया, अमेंडमेंट किया, राइट। उसने पहले क्या किया, एक सेक्शन, नए सेक्शन इंसर्ट किया, दैट इज योर सेक्शन 10(10)(d), जहां पे ये बता गया अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी मैच्योरिटी वैल्यू आएगा वो टैक्सेबल होगा, राइट। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी केस में जो आपका मैच्योरिटी वैल्यू होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, राइट। कैसे टैक्सेबल होगा, मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर रिसीव कर रहा है तो ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या कर दिया, मुकेश भाई के लिए कुछ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था, एनुअल प्रीमियम था 1 करोड़ रुपया, ये तो पीएल अकाउंट में क्या हो गया, एग्जेम्प्टेड डिडक्शन मिल गया आपको। एंड क्या हुआ था पहले, क्या हो रहा था पहले ये भी जो मैच्योरिटी वैल्यू आ रहा था ये भी एग्जेम्प्टेड हो रहा था, राइट। 10(10) में एग्जेम्प्टेड हो रहा था। तो उसके बाद उसने क्या कर दिया, एक नए सेक्शन इंसर्ट कर दिया, दैट इज योर सेक्शन 10(10)(d), जहां पे ये बोला गया की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी केस में जो भी आपका मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल। कैसे टैक्सेबल होगा, अगर ये एम्प्लॉयर रिसीव कर रहा है तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा, राइट। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो रहा है, इन दैट केस ये सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बता रखा है। मान लीजिए कहां पे भी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो रहा है एंड एम्प्लॉय कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहा है, चाहे ये डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, राइट। ओके, उसके बाद ये आता है अदरवाइज मान लीजिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो ये IFOS हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, जहाँ पे मैंने आपको बताया पहले से क्या होता था, जो भी आपका पहले से नहीं अब भी हो रहा है, जो भी आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मैच्योरिटी वैल्यू है वो सेक्शन 10(10) में क्या है, एग्जेम्प्टेड है। तो अकॉर्डिंगली बिजनेसमैन जो भी थे वो क्या कर रहे थे, अपने की पर्सन के लिए क्या कर रहे थे, कुछ पॉलिसी ले रहे थे जहां पे प्रीमियम क्या होता था, डिडक्शन मिल जाता था। प्रीमियम अमाउंट जो भी वो पे कर रहे थे उनका डिडक्शन मिल जाता था। तो जो भी मैच्योरिटी वैल्यू होता था वो फिर भी एग्जेम्प्टेड हो जाता था। अभी क्या हो रहा है, अभी एक नया सेक्शन इंसर्ट की गई जिसका सेक्शन का नाम है सेक्शन 10(10)(d), जहां पे ये बता गया जो भी इनके सब की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी आपका मैच्योरिटी वैल्यू आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसको अपन क्या नहीं करेंगे, एग्जेम्प्टेड नहीं करेंगे। सर उसके बाद क्वेश्चन आता है, सर ये कैसे टैक्सेबल होगा, अगर एम्प्लॉयर ने रिसीव कर रहा है तो ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है, इन दैट केस 2 केस, आइदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता
तो ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होता। मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये IFOS हेड में टैक्सेबल होगा, राइट। चलिए, नॉन कॉम्पीट फी। सर नॉन कॉम्पीट फी का मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने क्या किया, एक TCA प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, जहां पे मैं क्या कर रहा हूं, बच्चे लोग को पढ़ा रहा हूं, स्टूडेंट लोग जो भी आ रहे हैं, +2 कॉमर्स, +3 कॉमर्स, इंटरमीडिएट बच्चे जो भी आ रहे हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूं, राइट। क्या हो गया, मान लीजिए ये कोई मिस्टर एक्स था जो कि हमसे पढ़ाई कर रहा था, उसको हमारा GST अच्छे तरह पसंद आ गया, तो उसने क्या किया, सर अपन तो क्या करेंगे, आपका इंस्टीट्यूट के सामने अपन और एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे जहाँ पे अपन क्या करेंगे, GST पढ़ाएंगे। मैंने बोला अच्छा अपन GST पढ़ाएंगे, तो मैंने बताया आप कैसे पढ़ाओगे, वो बताया अपन का एक नोट तैयार करेंगे, नोट में हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बैंक लाएंगे और क्या करेंगे ना, एक बुकलेट लाएंगे जिसका नाम देंगे कॉम्पैक्ट बुकलेट, जैसे कि TCA ने दे रखा है। तो मैंने बोला अच्छा आप ऐसे करेंगे। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला मिस्टर भाई एक्स तुम एक काम करो, आप यहाँ पे कोचिंग मत करो प्लीज, आप यहाँ पे कोचिंग मत करो। क्यों मत करो? अगर आप यहाँ कोचिंग शुरू कर दिया GST एंड DT का, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हालत बहुत बुरा हो जाएगा। तो मैं आपको एक काम कर रहा हूँ, 5 लाख रुपया दे रहा हूँ तो आप क्या करें, प्लीज 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 यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट ना खोले, राइट। ये उससे अपन बताते हैं नॉन कॉम्पीट फी, राइट। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है, मान लीजिए कोई TCA इंस्टीट्यूट था, अपने स्टूडेंट को 10 लाख रुपया दे रहा है नॉट टू स्टार्ट बिजनेस, राइट। मान लीजिए कोई जापान होंडा था, और क्या हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे हीरो तो इंडिया का है, होंडा किस कंपनी के है, जापान का है। तो होंडा और हीरो के बीच एग्रीमेंट हुआ, जो भी नो हाउ टेक्निक होंडा के पास है वो किससे शेयर करेगा, हीरो से शेयर करेगा। इसीलिए हीरो ने क्या कर रहा है, 100 करोड़ रुपीस पे कर रहा है किसके, होंडा के, नॉट टू शेयर नो हाउ बेनिफिट टू अदर, नॉट टू शेयर नो हाउ बेनिफिट टू अदर, राइट। यहाँ पे जो 100 करोड़ रुपया दे रहा है उसमें से 10 करोड़ रुपया रॉयल्टी के लिए दे रहा है, एंड बाकी जो 90 करोड़ रुपया दे रहा है नॉट टू शेयर विथ अदर नो हाउ के लिए यहाँ पे दे रहा है। मैंने क्या आपको बताया, ये एक होंडा कंपनी था, ये एक हीरो कंपनी था। होंडा ने हीरो को क्या किया, नो हाउ बेनिफिट शेयर किया। हीरो ने क्या कर दिया, 100 करोड़ रुपीस दे दिया, जिसमें से 10 करोड़ रुपीस रॉयल्टी के लिए दिया, एंड बाकी जो 90 करोड़ रुपीस दिया वो किस लिए दिया, वो इसलिए दिया ताकि होंडा जो भी नो हाउ टेक्निक है वो और किसे शेयर ना करे। तो यहाँ पे ये जो पेमेंट हो रहा है नॉट कॉम्पीट फीस, ये आपका PGBP हेड में होंडा के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए आगे, उसके बाद आता है योर पॉइंट नंबर 7, मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन इन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए अगर आप क्या कर रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ऑल्टरेशन कर रहे हैं बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये भी PGBP हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कि कुछ एग्रीमेंट हुआ था TCA एंड मिस्टर ए के साथ, मिस्टर ए के साथ, TCA एंड मिस्टर ए के साथ कुछ एग्रीमेंट हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 ईयर था टू टेक फ्रेंचाइज, राइट। मिस्टर एक्स ने क्या कर दिया, TCA से आके बोला आपका इंस्टीट्यूट तो अच्छा चल रहा है, आपका ब्रांड नेम तो बहुत अच्छा हो गया है मार्केट में, मैं आपसे क्या लूँगा, एक फ्रेंचाइज लूँगा 1 साल के लिए, राइट। तो मान लीजिए आफ्टर 6 मंथ TCA ने क्या कर दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर दिया, कैंसिल कर दिया, ऑल्टर कर दिया, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो नुकसान होगा ना मिस्टर एक्स को ड्यू टू मॉडिफिकेशन और ऑल्टरेशन इन द बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉम्पेंसेशन किसको देगा, TCA लिमिटेड ने मिस्टर एक्स को देगा।
राइट। ये जो कॉम्पेंसेशन देगा, ये जो 1 लाख रुपया मान लीजिए टीसीए ने कॉम्पेंसेशन दिया मिस्टर एक्स को, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी इन केस ऑफ मिस्टर एक्स, इन हैंड ऑफ मिस्टर एक्स, राइट। मैंने आपको क्या बताया, मान लीजिए कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है, कुछ ऑल्टरेशन हो रहा है इन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में, इन दैट केस जो भी कॉम्पेंसेशन मिल रहा है ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। स्पेसिफिक रिसीट बाय ए क्लब फ्रॉम मेंबर या एनी पर्सन, मान लीजिए कोई क्लब है, कोई क्लब है वो क्या कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक फी रिसीव कर रहा है ड्यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी इवेंट और फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी कल्चरल पार्टी, इन दैट केस जो भी आपका क्लब का रिसीट होगा ये पीजीबीपी हेड में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। कन्वर्शन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट आर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। याद कीजिए मैंने आपको पढ़ा रहा था जब कैपिटल गेन, वहां पे एक बात आपको बताया था, मान लीजिए कोई कैपिटल एसेट को हम स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, जिस ईयर में अपन ने ट्रांसफर किया उसी ईयर में कैपिटल गेन कंप्यूट हो जाएगा, मगर टैक्सेबल किस ईयर में होगा, जिस ईयर में वो स्टॉक इन ट्रेड को मार्केट में बेचा गया, राइट। बट इन केस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपका स्टॉक इन ट्रेड है आप कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे क्या मान लिया जाएगा, टैक्सेबल मान लिया जाएगा, उसे क्या मान लिया जाएगा, सेल मान लिया जाएगा इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, राइट। तो मैं आपको यहाँ और एक 30 सेकेंड लेकर आपका पीजीबीपी हेड का ऑल चैप्टर थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ। मैंने आपको अब तक क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया अपन क्या करेंगे, एक स्पेशल पीएल अकाउंट तैयार करेंगे अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ, क्या करने के लिए, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए, जो कि टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। सर हम ये क्यों बना रहे थे, क्योंकि देयर आर सर्टेन इनकम एंड एक्सपेंसेस which are allowed in accounts but are disallowed in tax laws, disallowed by the tax laws, right. So there are certain income and expenses which are allowed in tax laws but disallowed in accounts laws. That's why अपन क्या करेंगे, एक सेपरेट पीएल अकाउंट बनाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस which are taxable under the head of पीजीबीपी। तो जब भी अपन पीएल अकाउंट बनाएंगे इनकम साइड में हम दो चीज लेंगे, दैट विल बी योर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41, एंड अपन जो भी पीएल अकाउंट डेबिट साइड में लेंगे दैट विल बी योर सेक्शन 32, 37 जो भी आपका एक्सपेंसेस आएगा उससे डिडक्शन मानकर हम पीएल अकाउंट में लेंगे। जो भी बैलेंस फिगर बन जाएगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद हमने शुरू किया चार्जिंग सेक्शन दैट इज योर सेक्शन 28, जहाँ पे ये बताया गया जो भी आपका प्रॉफिट और गेन बिजनेस प्रोफेशन से आएगा वो प्रीवियस ईयर में, ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर पीजीबीपी। उसके बाद हमने बताया एक्सपोर्ट केस में जो भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है तो उससे क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताया, जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया, जितना भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका 50% आप मैक्सिमम इंपोर्ट कर सकते हैं तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। इसलिए क्या हुआ, मान लीजिए आपका एक्सपोर्ट कर रहे 100 करोड़ रुपीस का, आपने इंपोर्ट किया मान लीजिए 20 करोड़ रुपया का, जो भी बैलेंस आप 30 करोड़ थे वो आप क्या कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी को वो लाइसेंस बेच सकते हैं, राइट। जो भी आपने लाइसेंस को बेच दिया, जो भी आपको कंसिडरेशन मिला वो टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी हेड में। उसके बाद आपने बताया जो भी गिफ्ट परक्यूचर्ड बेनिफिट ड्यू टू बिजनेस प्रोफेशन आ रहा है अपने क्लाइंट से, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद आपने बड़ा फार्म में जो भी कुछ पार्टनर को दे रहा है रेम्यूनरेशन, सैलरी, इंटरेस्ट,
बोनस वो भी पीजीबी पीरियड में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद अपन पढ़ा की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, जहाँ पे ये बताया गया है जो भी आपका मैच्योरिटी वैल्यू होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी इफ इट इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर। सर अगर एम्प्लॉय ने रिसीव किया, मैंने आपको दो चीज़ बताया, एम्प्लॉय को मिल रहा है, आप पहले चेक करेंगे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड ऑफ सैलरी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं हुआ है तो ये आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। नॉन कॉफी मान लीजिए कुछ भी हम दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं उसके लिए वो पीजीबी पीरियड में टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट का मॉडिफिकेशन या अल्टरेशन कर रहे हैं, उसके वजह से जो भी थर्ड पार्टी को लॉस आ रहा है, जो भी अपन कॉम्पेंसेशन देंगे उसके हैंड में वो क्या हो जाएगा, पीजीबी पीरियड में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा मान लीजिए कोई क्लब है, वो किस स्पेसिफिक मैटर या स्पेसिफिक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए उनके मेंबर से और कोई थर्ड पर्सन से कुछ रिसीव लेते हैं, वो भी पीजीबी पीरियड में टैक्सेबल हो जाएगा। जो भी अपन स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करेंगे, जी शेयर में ट्रांसफर कन्वर्सन करेंगे, वो पीजीबी पीरियड में टैक्सेबल हो जाएगा। राइट। चलिए आपका सेक्शन 29, ये जो सेक्शन 29 है वो बिल्कुल बकवास सेक्शन है। ये बोलता है जो भी अपन इनकम कंप्यूट करें, पीजीबीपी का कंप्यूट करेंगे वो आज पर सेक्शन 30 टू सेक्शन 43D, राइट। सेक्शन 30 एंड 43D के हिसाब से अपन क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी कैलकुलेशन करेंगे। ये सेक्शन 29 यहाँ पे आपको बता रखा है, राइट। चलिए अपन यहाँ पे शुरू करें। मैंने आपको बताया था सेक्शन 30 से 37 में हम क्या लेंगे, डिडक्शन लेंगे, तो उससे पहले कंप्लीट करेंगे, राइट। ऑल पीपुल प्लीज पे योर अटेंशन हियर, ऑल पीपुल प्लीज पे योर अटेंशन हियर। अपन अब शुरू करेंगे डिडक्शन, राइट। पहला आता है आपका सेक्शन 30, जहां पे ये बता रहा है मान लीजिए आपका कोई रेंट है, रेट है, टैक्स है, इंश्योरेंस है या रिपेयर है ऑफ बिल्डिंग, आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। सर रेंट का केस में क्या होगा, मान लीजिए अपन का घर है, ओनर है, तो ये एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, आपको अलाउड नहीं होगा। मान लीजिए मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे बिल्डिंग पे मेरे को ही रेंट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये रेंट एक्सपेंसेस आज एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होगा, मान लीजिए जहां पे मैं बिजनेस कर रहा हूं वो घर मैंने रेंट पे ले रखा है एंड जिसके लिए मेरे को पर मंथ 10,000 रुपीज रेंट देने को पड़ रहा है, तो एट लास्ट मेरे को पर एनम बेसिस में 1,20,000 डिडक्शन मिल जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, रेंट ओनर को देंगे, ओनर दैट मीन्स जो भी बिजनेस पर्सन है वही ओनर है, इन दैट केस रेंट डिसअलाउड हो जाएगा। अगर टेनेंट को हम रेंट दे रहे हैं तो रेंट अलाउड हो जाएगा। रेट के केस में सर रेट का मतलब क्या है, जो भी अपन टैक्स पेमेंट कर रहे हैं ना, जैसे कि म्यूनसिपल टैक्स ये वाला, वो क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। म्यूनसिपल टैक्स, वाटर टैक्स, ये जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। इसका मतलब डिडक्शन मिल जाएगा। जो भी अपन इंश्योरेंस पेमेंट कर रहे हैं वो भी अपन क्या हो जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। राइट। उसके बाद आपके आता है एक इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पे ध्यान देना, रिपेयर दो तरह के होता है, एक आपका रेवेन्यू रिपेयर, दूसरा आपका कैपिटल रिपेयर। रेवेन्यू रिपेयर मीन्स जो भी अपन का करेंट ईयर में हो रहा है उसे अपन क्या कहेंगे, रेवेन्यू रिपेयर। जो भी आपका रेवेन्यू रिपेयर मीन्स जो आपका करेंट रिपेयर हो रहा है, राइट। कैपिटल रिपेयर मीन्स, ध्यान दीजिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मान लीजिए आ रहा था एक जगह वाटर लीक हो रहा था, वाटर फ्लो हो रहा था, राइट। मैंने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, एक जो आपका रूफ का ग्रेडिंग था ना, छत का ग्रेडिंग था, उससे क्या कर दिया, उससे और एक बार हटा के ये कर दिया, मतलब रिपेयर कर दिया छत को, राइट। जहाँ पे उससे अपन क्या
बोलेंगे? कैपिटल रिपेयर बोलेंगे, राइट। अगर मान लीजिए कोई एक्सपेंसेस अपन रिपेयर के लिए कर रहे हैं, कोई रिपेयर अपन एक्सपेंसेस के लिए सॉरी कोई एक्सपेंसेस अपन रिपेयर के लिए कर रहे हैं जो कि रेवेन्यू के नेचर है, तो उसे अब क्या कहेंगे? करेंट रिपेयर कहेंगे। मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, अगर ये रेवेन्यू चाहे लैंडलॉर्ड खर्चा कर रहा है, ओनर हो या चाहे आप टेनेंट को ये दे रहे हो, तो ये अलाउड हो जाएगा। सर अपन और एक बार बताओ, मान लीजिए मैंने ये घर ले रखा है, मैंने ये क्या कर रखा है? घर ले रखा है, राइट। यहाँ पे जो एक्सपेंसेस मैं कर रहा हूँ, ये घर मेरा ही है, दैट इज मैं ओनर हूँ, तो मैं भी जो भी रिपेयर कर रहा हूँ, दैट इज इन केस ऑफ रेवेन्यू हो, तो ये क्या हो जाएगा? अलाउड एज एक्सपेंसेस हो जाएगा, उससे डिडक्शन मिल जाएगा। मान लीजिए मैं उसे रेंट पे ले रहा हूँ एंड कुछ रिपेयर ऐसे कर रहा हूँ जो रेवेन्यू इन नेचर है, तो भी वो क्या हो जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। In case of capital repair not allowed, it is added to cost of building for owner। मान लीजिए यहाँ ये जो बिल्डिंग मेरा था, वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ कैपिटल रिपेयर कर रहा हूँ एंड मैं ही ओनर हूँ, मेरा घर है, वहाँ पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उसका कुछ कैपिटल रिपेयर मैंने करवाया, तो ये क्या हो जाएगा? वो वहाँ डिडक्शन के लिए डिसअलाउड हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा? ये कॉस्ट ऑफ एसेट पे ऐड हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा, जहाँ पे हम क्या क्लेम कर लेंगे? डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे, राइट। अगर ये टेनेंट कुछ खर्चा कर रहा है रिपेयर के लिए जो कि कैपिटल इन नेचर है, इट इज अज्यूम्ड एज डीम्ड बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन सच। जब अपन सेक्शन 32 पढ़ेंगे, वहां पे अपन पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन कैसे मिलता है, कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, एटसेट्रा, वहां पे अपन पढ़ेंगे। मैंने आपको क्या बताया? रिपेयर के बारे में बताया। अगर रिपेयर रेवेन्यू नेचर का है, तो चाहे ये ओनर खुद खर्च करे या टेनेंट को दे दे, वो बोथ केस में ये एक्सपेंसेस अलाउड हो जाएगा। अगर ये कैपिटल का नेचर होगा एंड इन केस ऑफ ओनर ये एक्सपेंसेस कर रहा है, तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाएगा, राइट। अगर ये टेनेंट कैपिटल रिपेयर के लिए कुछ खर्चा कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? उसे डीम्ड बिल्डिंग मान लिया जाएगा एंड उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। लीजिए ये जो बिल्डिंग था, ये जो क्या था? बिल्डिंग था, मैंने क्या करवा दिया? मैंने यहाँ पे एक क्या करवा दिया? एक बड़ा सा हॉल था, यहाँ पे मैंने आपको बीच में एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर दिया, जिससे कि यहाँ पे मैंने पार्टीशन कर दिया, तो उसे डीम्ड बिल्डिंग मान लिया जाएगा। अकॉर्डिंगली उसके ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा? डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 मिल जाएगा, राइट। ये आपका था सेक्शन 31, सेक्शन 30 था, राइट। जहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? इन केस ऑफ रेंट ओनर खुद को दे रहा है तो डिसअलाउड हो जाएगा, अगर टेनेंट को दे रहा है ये अलाउड हो जाएगा। रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, ये भी जो था आपका, चाहे ये ओनर दे टेनेंट को दे, वो ये आज ये डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। रिपेयर केस में मैंने आपको क्या बोला? अगर रेवेन्यू रिपेयर होगा तो ये डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। अगर ये कैपिटल रिपेयर होगा एंड ओनर एक्सपेंसेस कर रहा है, तो ये कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा। मान लीजिए कोई टेनेंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? उसे डीम्ड मान लिया जाएगा, अकॉर्डिंगली उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा। उसके बाद आता है आपका रेंट, इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर को आप रेंट में ले रहे हो एंड इंश्योरेंस के लिए कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, तो ये क्या होगा? वो 31 बता रहा है। मान लीजिए ये जो रेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर, प्लांट एंड मशीनरी ओनर खुद का है, तो रेंट क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा, यानी रेंट के ऊपर
कुछ भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। कैसे? मान लीजिए मैंने कुछ मशीनरी खरीदा है, वो मशीनरी के ऊपर मैं खुद को रेंट पेमेंट कर रहा हूँ 10,000 रुपये का, उससे मैंने पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में ले लिया टू रेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन ये प्लांट एंड मशीनरी मेरा खुद का है, उसके ऊपर जो भी रेंट होगा वो डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हमें डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 32 में, इसीलिए उसके ऊपर रेंट जो हम दे रहे हैं तो ये डिसअलाउड हो जाएगा, राइट। मान लीजिए ये रेंट टेनेंट दे रहा है तो उसे अपन क्या कर लेंगे, अलाउड कर देंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 में हम एक चीज़ पढ़ेंगे, उसके हिसाब से ये वाला जो रेंट है ये अलाउड हो जाएगा। इंश्योरेंस केस में चाहे ओनर पेमेंट करे या टेनेंट पेमेंट करे, बोथ केस में ये अलाउड हो जाएगा। रिपेयर, यहाँ पे रिपेयर अलाउड हो जाएगा बोथ के लिए, ओनर हो ये टेनेंट हो, अगर ये रेवेन्यू रिपेयर होगा। अगर ये कैपिटल रिपेयर होगा तो बोथ के लिए क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया 31 में, रेंट इंश्योरेंस रिपेयर फॉर प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। उस केस में मैंने आपको ये बताया, अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए कुछ हम क्या दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, कुछ अपन क्या दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, ओनर को दे रहे हैं, ये डिसअलाउड हो जाएगा। अगर टेनेंट रेंट दे रहा है ये अलाउड हो जाएगा। इंश्योरेंस अगर दे रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी के लिए तो चाहे ये ओनर दे चाहे ये टेनेंट दे, वो बोथ के लिए अलाउड हो जाएगा। रिपेयर बोथ के लिए अलाउड होगा तब जब ये रेवेन्यू नेचर का होगा, अगर ये कैपिटल नेचर का होगा तो वो उसके ऊपर डिडक्शन नहीं लेगा। ये जो 32 सेक्शन वाले ये बड़ा भी आज मैं उससे कर देता हूँ, शुरुआत कर दूँ, दूसरे सेक्शन में अपन क्या करेंगे, ये 30 सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज अपन देते हैं, दैट इज योर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो है सेक्शन 32 फॉर डिप्रिसिएशन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, ऑल पीपुल प्लीज पे योर अटेंशन हियर। डेप्रिसिएशन के लिए जो भी अपन डिडक्शन लेंगे उसके लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। मैंने क्या बताया, डेप्रिसिएशन के नाम पर जो भी अपन डिडक्शन लेंगे उसके लिए हमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहले बात ये है, हमें ओनर होना पड़ेगा, चाहे ये रजिस्टर ओनर हो चाहे ये बेनिफिशियल ओनर हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या होना पड़ेगा, ओनर होना पड़ेगा। एंड ये जो एसेट होगा, फिक्स्ड एसेट होगा, ये बिजनेस और प्रोफेशन में यूज्ड होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए 2 चीज होना चाहिए। पहला कंडीशन ओनर होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ये यूज्ड इन बिजनेस होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तब डेप्रिसिएशन के लिए हमें डिडक्शन मिल जाएगा। ओनर मीन्स ये रजिस्टर ओनर हो सकता है, बेनिफिशियल ओनर हो सकता है। इन केस ऑफ लीज, डेप्रिसिएशन ऑलवेज क्लेम्ड बाय लेसर वेदर इट इज ए फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। बट इन अकाउंटिंग अगर फाइनेंशियल लीज होगा तो ये लेसी को मिल जाता था, एंड अगर ये ऑपरेटिंग लीज होगा ये लेसर को मिल जाता था। लेकिन इन दिस केस जो भी लीज होगा, अब चाहे ये ऑपरेटिंग लीज है चाहे ये फाइनेंस लीज है, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, ऑलवेज लेसर को मिलेगा, राइट। ऑलवेज किसको मिलेगा, लेसर को मिलेगा। इन केस ऑफ हायर परचेज, डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड फॉर बिगिनिंग ऑफ द ईयर इवन ओनरशिप ट्रांसफर अपॉन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉलमेंट में परचेज किया, राइट। मैंने कुछ प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉलमेंट में परचेज किया, राइट। इन दैट केस क्या होगा, हायर परचेज में लिया तो जब अपन क्या करेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, तब क्या होगा, ओनरशिप ट्रांसफर होगा, राइट। इन दैट केस
इनकम टैक्स में ये बोला गया है जब अपन पहला दिन में एसेट को लाकर बिजनेस में यूज किया, प्लांट एंड मशीनरी को यूज किया, उसी दिन से हमको क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिल जाएगा एज ए बेनिफिशियल ओनर, राइट, एज ए बेनिफिशियल ओनर। क्यों बेनिफिशियल ओनर? क्योंकि अभी तक ये एसेट हमारा नाम पे रजिस्टर नहीं हुआ है। हम जब भी लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे ये हमारा नाम पे रजिस्टर हो जाएगा। इन केस ऑफ पार्शियल ओनर डेप्रिसिएशन कैन क्लेम्ड ऑन फुल वैल्यू। पार्शियल ओनर केस में भी डेप्रिसिएशन फुल वैल्यू में मिल जाएगा। सर पार्शियल ओनर मतलब क्या है? मान लीजिए कुछ बिल्डिंग में और मिस्टर मैंने परचेज किया है, राइट, एंड मैं उसमें क्या कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, मैं उसमें क्या कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं। इन दैट केस हमें तो हो गया पार्शियल ओनर, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन आएगा वो मुझे क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, राइट, ओके। मतलब क्या है, एक्टिव और पैसिव यूज होना चाहिए। ध्यान दीजिए, एक्टिव यूज क्या है, पैसिव यूज क्या है। एक्टिव यूज मीन्स मैंने लाया, बिजनेस में यूज किया, प्लांट एंड मशीनरी को लाया एंड प्रोडक्शन में लगा दिया, यूज कर रहा हूं, वो है एक्टिव यूज। सर पैसिव यूज का मतलब क्या है? पैसिव यूज का मतलब ये है मेरा इंटेंशन है यूज करने के लिए, लेकिन मैं तभी ये यूज कर पाऊंगा जब कुछ सर्टन इवेंट और सर्टन इवेंट हैपन होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने फायर एक्सटिंग्विशर ला बिजनेस में लगा रखा है, तो फायर एक्सटिंग्विशर को मैं तभी यूज कर पाऊंगा जब क्या होगा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, कुछ फायर अकड़ होगा, किसी कारण के भी फायर अकर होगा, तो मैं उससे क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन करने के लिए, एक्चुअल यूज करने के लिए मेरे बिजनेस में आग लगा दूं और उसे यूज करूं, ऐसा नहीं। यूज दो तरह के हो सकता है, एक होता है एक्टिव यूज, दूसरा होता है पैसिव यूज। पैसिव यूज का मतलब ये है आपका इंटेंशन है यूज करने के लिए, बट यूज होगा तब जब सर्टन इवेंट क्या होगा, ऑकर्ड होगा। और दूसरे केस में मैं एग्जांपल दे रखा है जनरेटर का। मान लीजिए मेरा एक भुवनेश्वर में क्या था, एक फैक्ट्री था जहां पे बहुत ज़्यादा पावर फ्लक्चुएशन हो रहा था। मैंने क्या कर दिया, एक जनरेटर खरीद के ले आया जिसका कॉस्ट है मान लीजिए 10 लाख रुपया का, राइट। मैं जनरेटर कब यूज़ करूँगा, जब पावर नहीं होगा तब ध्यान दीजिए हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये अनाउंस कर दिया 24/7 हम पावर सप्लाई करेंगे थ्रू आउट द उड़ीसा। तो जो भी प्रोजेक्ट था वो हो गया, भुवनेश्वर में अभी पावर नहीं आ रहा है, तो भी क्या होगा, जो भी मैंने जनरेटर खरीद रखा है तो उसके ऊपर भी मेरे को डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन तो यूज था, जिसे अपन क्या कहेंगे, पैसिव यूज, राइट। डेप्रिसिएशन कब से लेंगे, कब से लेंगे, ध्यान दीजिए, डेप्रिसिएशन क्या होगा, पुट टू यूज होगा, राइट, नॉट फ्रॉम रेडी टू यूज। अकाउंट्स में हम कब से डेप्रिसिएशन ले रहे थे, रेडी टू यूज, लेकिन इनकम टैक्स में हम तब से डेप्रिसिएशन लेंगे जिस दिन हमने क्या कर रहा होगा, पुट टू यूज कर रहे होंगे, वहां से डेप्रिसिएशन लेंगे, राइट। मान लीजिए कोई TCL लिमिटेड था जिसने बिजनेस कॉमन्स किया क्लासेस का बैच फ्रॉम 1 जनवरी 2020 से, जहां पे कैपेसिटी था 200 स्टूडेंट के लिए कैपेसिटी था, जिसने क्या कर दिया, TCL लिमिटेड में 5 AC लाकर लगा दिया, राइट। 5 AC इंस्टॉल मैंने कर दिया, राइट, यहाँ पे कैपेसिटी था 200 स्टूडेंट के लिए, राइट। बिल्डिंग कंप्लीटेड हो गया 15 दिसंबर 2019 को। देन डेप्रिसिएशन ऑन AC विल बी टेकन फ्रॉम एक्चुअल डेट ऑफ यूज, दैट इज 1 जनवरी 2020। एक्चुअली मैंने जब पुट टू यूज किया तब से मैं क्या करूंगा, डेम करूंगा। मान लीजिए इन एबव केस 100 स्टूडेंट एडमिशन ले, 100 स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया एंड 3 AC ऑपरेट हुआ, बाकी जो 2 AC था वो ऑपरेट नहीं हुआ, ऐसे ही बिल्डिंग में था तो वो ऑपरेट नहीं हुआ, तब भी मेरे को कितने ऊपर में डेप्रिसिएशन मिलेगा, 5 AC के लिए डेप्रिसिएशन मिलेगा फ्रॉम 01/01/22। दैट इज जो भी मेरा 2 AC यहाँ पे
बचा है वो पैसिव यूज मान के उसके ऊपर डेप्रिसिएशन के लिए डिडक्शन मिल जाएगा, राइट। इट इज अज्यूम्ड दैट डीम्ड टू यूज ऑल एसी, राइट, ओके। डेप्रिसिएशन एसेट 4 कैटेगरी डिवाइड कर रखा है, राइट। पीजीबीपी के लिए डेप्रिसिएशन जो अपन कंप्यूट करेंगे इसके लिए 4 क्लासेस में एसेट को डिवाइड कर रखा है। पहला कैटेगरी में आता है आपका बिल्डिंग, दूसरे कैटेगरी में आता है आपका फर्नीचर, तीसरे कैटेगरी में आता है आपका इंटेंजिबल एसेट, चौथा कैटेगरी में आता है दैट इज योर प्लांट एंड मशीनरी। मैंने आपको क्या बताया, डेप्रिसिएशन के लिए एसेट को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला बात है आपका बिल्डिंग, दूसरा है फर्नीचर, तीसरा है इंटेंजिबल एसेट, चौथा है आपका प्लांट एंड। मान लीजिए बिल्डिंग हम किससे कहेंगे, सिंपल सा डेफिनेशन जिससे देखकर आपको बिल्डिंग लगता है उससे अपन क्या कहेंगे, बिल्डिंग कहेंगे। और किसको बिल्डिंग कहेंगे, और किसको बिल्डिंग कहेंगे, ध्यान दीजिए, जो भी क्लासरूम होगा वो फैक्ट्री बिल्डिंग होगा उससे तो अपन बिल्डिंग कहेंगे। मान लीजिए फैक्ट्री में मैं एक मंदिर बना रखा है, मैंने एक टेम्पल बना रखा है, राइट, गुरुद्वारा और एक मस्जिद बना रखा है, तो उससे भी अपन क्या कहेंगे, बिल्डिंग कहेंगे। मान लीजिए कोई वाटर वॉल है वो भी बिल्डिंग में कवर हो जाएगा, लेकिन आपका जो ऑयल रिक्स होगा वो प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, जिससे देखकर आपको बिल्डिंग लगता है उससे अपन क्या कहेंगे, बिल्डिंग कहेंगे। जैसे कि फैक्ट्री बिल्डिंग, क्लासरूम बिल्डिंग, उससे तो अपन बिल्डिंग कहेंगे, लेकिन जो भी मस्जिद, टेम्पल, गुरुद्वारा अपन फैक्ट्री प्रेमिसेस में बना रखा है उससे भी अपन क्या कहेंगे, बिल्डिंग कहेंगे। और वाटर वेल भी, वाल नहीं, ये वेल, वाटर वेल भी बिल्डिंग माना जाएगा, लेकिन ऑयल रिक्स जो ऑयल वेल होगा वो प्लांट माना। सर फर्नीचर का मतलब ये भी है, जो फर्नीचर दिखता है उससे फर्नीचर कहेंगे, राइट। जैसे कि वेयरिंग लाइट ऑल्सो कंसिडर एज फर्नीचर। जो भी हमारा बिल्डिंग में कौनसिल वेयरिंग होता है, वो जो जहाँ पे वेयर यूज होता है उससे अपन क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, फर्नीचर भी कहेंगे। इंटेंजिबल एसेट, डिजाइन, फॉर्मूला, पैटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये जो भी है आपका इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रख करेंगे जब ये परचेज्ड होगा तब ये इंटेंजिबल एसेट माना जाएगा। अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगा तो उसे इंटेंजिबल एसेट नहीं माना जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, इंटेंजिबल एसेट में भी डिजाइन, फॉर्मूला जो भी है, डिजाइन है, जो फॉर्मूला है, जो पैटेंट है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, उसे अपन क्या कहेंगे, इंटेंजिबल एसेट कहेंगे। मगर गुडविल के केस में अगर ये परचेज होगा तो उसे अपन क्या कहेंगे, इंटेंजिबल एसेट कहेंगे, नहीं तो उसे इंटेंजिबल एसेट नहीं कहेंगे। बाद आता है आप दैट इज योर प्लांट एंड मशीनरी, राइट। प्लांट एंड मशीनरी हम किसे नॉट कवर्ड एवर, जो भी बाकी चीज रह गया, जो भी बिल्डिंग में नहीं आता है, फर्नीचर में नहीं आता है, इंटेंजिबल एसेट में नहीं आ रहा है, उससे अपन क्या कहेंगे, प्लांट एंड मशीनरी कहेंगे। जैसे कि आपका बाइक होगा, मोटर कार होगा, टेलीविजन होगा, अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा, ये तो प्लांट एंड मशीनरी कहेंगे। लेकिन ये याद रखना होगा। एक है आपका बुक्स ट्रीटेड एज प्लांट एंड मशीनरी फॉर प्रोफेशनल। हम लोग जैसा प्रोफेशनल लोग के लिए बुक्स को भी हम प्लांट एंड मशीनरी मानेंगे। डॉक्टर लोग के लिए जो भी सर्जरी इक्विपमेंट होगा उससे भी प्लांट एंड मशीनरी मान लिया जाएगा। व्हीकल, मोटर कार तो ऐसे भी तो प्लांट एंड मशीनरी है। मैंने आपको क्या बताया, जो चीज बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल एसेट में कवर नहीं होगा उससे क्या अपन मान लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी मान लेंगे। जैसे कि बाइक, मोटर कार भी एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रोफेशनल लोगों के लिए जो भी बुक्स होगा वो प्लांट एंड मशीनरी में कवर हो जाएगा। सर्जरी इक्विपमेंट जो भी होगा डॉक्टर लोग के लिए वो भी प्लांट में हो जाएगा। बट डज नॉट इंक्लूड, प्लांट एंड मशीनरी में क्या इंक्लूड नहीं होगा, जो भी आपका लाइव स्टॉक है
एनिमल से टी बुसे से जो जहाँ पे टी कल्टिवेटेड हो रहा है वो क्या होगा, वो प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूड नहीं होगा। क्या बताया, डेफिनेशन के लिए एसेट को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, 4 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। एक क्या है आपका बिल्डिंग, दूसरा है फर्नीचर, तीसरा इंटेंजिबल एसेट, चौथा है प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग हम किससे कहेंगे, जो तो दिखता है उसे अपन बिल्डिंग कहेंगे। उसके अंदर में क्या आ जाएगा, जो भी फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर में हमने टेम्पल, गुरुद्वारा, मस्जिद ये भी बना रखा है, उसे अपन बिल्डिंग कहेंगे। फर्नीचर किससे कहेंगे, जो फर्नीचर दिखता है वो तो फर्नीचर, वायरिंग लाइट वो भी होंगे। इंटेंजिबल एसेट में जो भी आपका डिजाइन, फॉर्मूला, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क होगा, ये तो इंटेंजिबल एसेट मान लिया जाएगा। मगर गुडविल के केस में अगर ये तो अपन उसे क्या कहेंगे, इंटेंजिबल एसेट कहेंगे। प्लांट एंड मशीनरी में हमने क्या पढ़ा, जो में कवर नहीं होगा उससे हम क्या कहेंगे, प्लांट एंड मशीनरी। एक मोटा टीवी ये तो आ, जैसे कि बुक्स भी प्लांट एंड मशीनरी मान लिया जाएगा। सर्जरी डॉक्टर मगर प्लांट ये नहीं आएगा, जैसे कि आपका लाइव स्टॉक, एनिमल, टी बुसेस ये सब आपका नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जो भी बाकी है प्रेजेंटेशन का कवर कर लेंगे, अपन फिर बाकी राइट। ये सब थोड़ा टेक्निकल, उसके बाद अपन 5-7 बिजनेस प्रोफेसर राइट। तो बाय बाय। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है प्लीज़ आप उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड आपका जो भी वैल्यूएबल कंडीशन है, सजेशन है, रिकमेंडेशन है, प्लीज़ 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 प्रोवाइड कीजिए ताकि मैं क्या कर सकूं आपके लिए और प्लीज़ जो भी क्लास है इस लॉकडाउन के दौरान मैं आपको दे सकूं। राइट राइट राइट, प्लीज़